तो कल हम कुछ केसेस की बात कर रहे थे, आज भी हम केस स्टडीज़ की बात करेंगे। आज हम कुछ ऐसे केसेस लेके आए हैं फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है, आप सब जानते हो अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन का डिज़ाइन देख करके हमें ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे शायद होंगे ही, थोड़े डिफिकल्ट सा दिखने लगता है। तो देखते हैं। पहला तो ये हमारा केस है, इसमें देखो, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system. The distances over which transport systems have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. ये बात हम जानते हैं कि जो टॉल ट्रीज होते हैं उनमें डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वाटर को लेकर के जाना या फूड को लेकर के जाना उतना आसान नहीं होता। Plant transport system move energy stores from leaves and raw materials from roots. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो रूट से सैप आता है जिसमें वाटर और मिनरल्स हैं, वो स्टेम में जाइलम की हेल्प से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, और जो लीफ में जो फूड बना है वो फूड मूव करेगा थ्रू आउट द प्लांट विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। तो अब plant transport systems move energy stored from leaves and raw materials from roots. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. तो जाइलम फ्लोएम के सिस्टम एब्सोल्युटली अलग अलग होते हैं। तो हम क्वेश्चन देखें। फोर्स ऑफ कोहेजन डेवलप्स ड्यू टू, कोहेजन का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड यूज किया जा रहा है, फोर्स ऑफ कोहेजन। तो कोहेजन का मतलब होता है अट्रैक्शन। वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और इस वजह से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। द फोर्स बिटवीन देम इज नोन एज फोर्स ऑफ कोहेजन या कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स वाटर ड्रॉपलेट को दूसरी वाटर ड्रॉपलेट से स्ट्रांगली जोड़ करके रखता है, और वाटर अगर मूव करता है तो एक के पीछे एक बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मूव भी करते हैं। तो force of cohesion developed due to attraction between similar molecules. Yes, this is the correct answer. Attraction between different molecules, no attraction between xylem and phloem, attraction between xylem and water. Water के molecules are similar molecules. उनके बीच का जो attraction है वो cohesion है। ठीक है, फिर देखें। Given graph shows the rates of water absorption and transpiration of a plant during a 24-hour period. हाँ, अब यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, वाटर लॉस और अपटेक। वाटर कितना जाता है पर आर, कितना वाटर लॉस या अपटेक पर आर है सेंटीमीटर स्क्वायर पर आर के हिसाब से। यहाँ पे कुछ 10, 20 करके मतलब इंक्रीजिंग वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे टाइम ऑफ द डे इन आर 0:00 रात के 12 बजे हैं, रात के 2 बजे हैं, सुबह के 4 बजे, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते अगली रात के फिर से 12 बजे तक ये चल रहा है। 0 to 24। तो यहाँ पे हमको कर्व एक्स दिखाया हुआ है, ये जो नीचे से ऊपर ये ऐसे जा रहा है ना, दिस इज कर्व एक्स, और जो ऊपर से हमको यूं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस इज कर्व वाई। तो द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, अब इस ग्राफ को अगर हम स्टडी करें तो एक्स ट्रांसपिरेशन रेट है, हमें क्या दिख रहा है कि रात को ट्रांसपिरेशन आई होप आप समझते हो। ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ओपन स्टोमेटा, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो हैं वहां से वाटर लॉस जो होता है वेपर की फॉर्म में, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एंड दिस ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द स्टेम। तो यहाँ पे हम वो बात कर रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन बिटवीन 0:00
and 6 hours is due to। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है कि जो मॉर्निंग में 6 से 8 के बीच में थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन शुरू हुआ, इसका मतलब स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज रहे होंगे रात को, और इस वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो कम रही और फ्लैट रही। हाँ, लोअर साइड भी है और फ्लैट ही है, लेकिन आफ्टर 6 आप देखें कि आफ्टर 6 से लेकर के अप टू नून 12 बजे तक तेजी से बढ़ी है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाटर एब्जॉर्प्शन रेट स्लाइटली ट्रांसपिरेशन रेट से ऊपर है, ये भी फ्लैट है रात को। मॉर्निंग में ट्रांसपिरेशन रेट के बढ़ने के बाद वाटर एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ने लगती है, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट जो है वो भी एक पीक तक जा करके फिर ये धीरे धीरे कम होती है। कब ये कम हो रहा है? ट्रांसपिरेशन 12 बजे के बाद स्लाइटली कम होना शुरू होगा और फिर शाम तक बिल्कुल कम हो जाएगा, पुरानी लेवल तक आ जाएगा। तो जब ये पुरानी लेवल तक आ जाता है तो वो भी कम होते होते पुरानी लेवल तक वाटर एब्जॉर्प्शन रेट भी आ जाती है। इस ग्राफ को देख करके हमको ये पता चलता है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है और जो वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब रूट्स की हम बात कर रहे हैं, और जो ट्रांसपिरेशन है उनका आपस में कुछ डायरेक्ट रिलेशन दिखता है। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ट्रांसपिरेशन की रेट तो फ्लैट है ही, वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट भी फ्लैट है। कर्व x जो है वो ट्रांसपिरेशन की रेट है और कर्व y जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट है। तो कर्व x जो है ट्रांसपिरेशन की रेट वो स्लाइटली लो है यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट से। ये कह रहे हैं इसके बीच में डिफरेंस का क्या रीजन है। तो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फेल बिहाइंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग द डे बट एक्सीड्स इट एट नाइट। एब्जॉर्प्शन का रेट कम रह जाता है बिहाइंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज हायर, ऑलवेज हायर जैसी तो कोई बात नहीं दिख रही है यहाँ पे, है ना, देन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज इक्वल, ये भी नहीं है। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हायर देन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग द डे बट डिक्रीजेस एट नाइट। एब्जॉर्प्शन का रेट डे टाइम हमको ज़्यादा दिख रहा है क्या? हम कह रहे हैं डे टाइम में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है, जो इसको हम बोले ट्रांसपिरेशन रेट, ट्रांसपिरेशन जैसे जैसे बढ़ा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा। हाँ, ये डे टाइम में हायर रहता है, हायर देन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं है, लेकिन हायर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फेल बिहाइंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ए ऑप्शन सही है ना, बाकी तीनों ऑप्शंस गलत है ना। जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है क्वेश्चन में उसी को यूज कर रहे हैं हम। फिर देखें the given figure represents the movement of water and minerals in xylem and movement of fluid in phloem। अब हमको ये पहचानना है कि यहाँ पे z, y और x कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। x ये कह रहा है कि मेजर कंडक्टिंग सेल इन xylem। x xylem की सेल्स हो नहीं सकती क्योंकि xylem हमको ये दिखाई दे रहा है, इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो दिखा रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो दिख रहा है। दिस हैपन्स ओनली इन xylem, यानी वाटर के लिए ऐसा होता है, वाटर एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाता है। तो ये पहला ऑप्शन गलत ही दिख रहा है हमको। Y को लिखा हुआ है डी न्यूक्लिएटेड मतलब ए न्यूक्लिएटेड, Y जो है वो एक्चुअली कंपेनियन सेल है, ये फ्लोएम दिख रहा है। X जो है फ्लोएम की सेल से जिनको हम सीव ट्यूब सेल्स बोलते हैं। इसमें xylem में मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है, इसमें Z के लिए लिखा हुआ है मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल। X मेजर कंडक्टिंग सेल्स इन xylem नो, है ना, ये xylem की सेल्स नहीं है, ये फ्लोएम की सेल्स हैं। मेजर कंडक्टिंग X जो है मेजर कंडक्टिंग सेल्स इन फ्लोएम, ये बात सही है। न्यूक्लिएटेड Y इज न्यूक्लिएटेड, यस Y इज न्यूक्लिएटेड, ये बात भी सही है। फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ये बात भी सही है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है, आगे चलो। Which of the following statement or statements is or are true but about transport in plants? Beside water, xylem also transports amino acids and other substances. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अमाइनो एसिड को मूव करना xylem का काम नहीं है. The translocation in phloem is achieved by utilizing energy. सही बात है. फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि उसमें प्लांट की एनर्जी खर्च होती है. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन. ट्रांसपिरेशन यस एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, सही बात है. दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन फ्लोएम, ये बात भी सही. तो 2, 3 एंड 4, हाँ, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा. Study the table below and select the row that has the incorrect information. Vessels and tracheids xylem में होते हैं, सही बात है. हाँ, sieve tube cells phloem में होती है, ये बात भी सही है. sieve tube cells and tracheids xylem में होते हैं, ये बात गलत है क्योंकि sieve tube xylem में नहीं होती, tracheids तो होता है. Companion cell phloem के साथ है, phloem में है, ये बात सही है. तो C is the correct option. हमें ये पूछा कि जो गलत ऑप्शन है वो बता दें. ठीक है, चलो. ठीक है ना, ये सब हो गए. अब नया केस ना, नया केस है. द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. जो इंजेक्शन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, सेल्स के अंदर अगर इंजेक्शन होता है तो एनर्जी मिलती है. डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज. सबका न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका अलग अलग है. कोई अपना खाना खुद बना लेता है, कोई डेड सब्सटेंसेस से, कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या कोई अपना हंटिंग करके अपना अपना फूड ऑब्टेन करता है. तो वही लिखा है, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल कंप्लीटली. सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. In all cases, the first step is the breakdown of food material and it takes place in the cytoplasm. Further, the product of breakdown food may be converted into ethanol and carbon dioxide. Breakdown of food product using oxygen takes place in the mitochondria. Sometimes food product is converted into lactic acid, which is also a 3-carbon molecule. अब क्वेश्चन देखें. Athletes suffer from muscle cramps due to conversion of pyruvate to ethanol, conversion of pyruvate to glucose, conversion of non-conversion of glucose to pyruvate, and conversion of pyruvate to lactic acid. So D is the correct option. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें. द गिवन ग्राफ इंडिकेट्स. ये ग्राफ की वजह से कभी कभी हमें लगता है कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ आपकी हेल्प भी कर रहा है, ये आपको कुछ डेटा दे रहा है. तो द गिवन ग्राफ इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी ऑन कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन. और आप देखो कि ये परसेंटेज एनर्जी फ्रॉम फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स है. तो यहाँ पे 2 लाइन दे रखी हैं. ये वाली जो लाइन है जो ऊपर से नीचे आ रही है वो ट्राइग्लिसराइड के लिए है, नो लैक्टेट प्रोडक्शन. इधर से हमको दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के कंटेक्स्ट में लैक्टेट प्रोडक्शन हो रही है, जबकि ट्राइग्लिसराइड के केस में नहीं हो रही है. तो गिवन ग्राफ क्या बता रहा है? इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी ऑन कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन. एक्सरसाइज इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती आएगी 20, 40, 60, ये परसेंटेज हमको ये दिया हुआ है कि एक्सरसाइज का इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा, यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज एनर्जी फ्रॉम फैट्स. तो हमको फैट सबसे पहले जो ट्राइग्लिसराइड यानी फैट से मिलने वाला एनर्जी है, इधर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी. तो कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी, परसेंटेज एनर्जी जो है वो एक लेवल पर बराबर आ जाएगी. इनिशियली
जो हमको ट्राइग्लिसराइड से मिल रहा था वो लगातार नीचे आ रहा है, और जो हमको कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा था वो लगातार ऊपर जा रहा है। एक्सरसाइज करते समय ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि एक्सरसाइज करते समय आप तेजी से अपना कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन बढ़ाते हो, आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इमीडिएटली एनर्जी कन्वर्टेड होना चाहिए, तो आपका ग्लूकोज खर्च होता है। तो इसलिए परसेंटेज एनर्जी फ्रॉम फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट में ये जो कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन है वो एनर्जी के खर्चे के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन नहीं होता है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो देखें कि ये क्या कहते हैं, एट हाई इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज द अनएरोबिक कंजम्पशन ऑफ शुगर्स sugar increases, the aerobic consumption of sugar increases, the anaerobic consumption of sugar decreases and no consumption of sugar takes place. बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा मसल्स को थकाओगे तो मसल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिससे लैक्टिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड, मतलब ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड अल्टीमेटली टू लैक्टिक एसिड। तो जो मसल क्रैम्प्स आते हैं उसका रीज़न वही है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है एरोबिक कंजम्पशन ऑफ शुगर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट्स द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ एन एथलीट जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द रेस। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है ब्लड लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। हम क्या देखते हैं कि स्टडी यहाँ पे हमको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ एन एथलीट जो है वो हमको बताता है जस्ट बिफोर एंड आफ्टर अ रेस। तो इनिशियली उसका यहाँ पे हम टाइम दिखा रहे हैं, इनिशियली उसका ब्लड लैक्टिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा, उसके बाद फ्लैट हो गया, फिर और बढ़ा, डी पे आया और फिर लगातार कम हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। सेक्शन ऑफ रेस ए टू बी इज स्प्रिंट स्टार्ट, है ना। स्प्रिंट स्टार्ट में बहुत तेजी से एनर्जी कंजम्पशन होती है। कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड चेंजिंग हाई टू लो, पहले ज़्यादा था अभी बाद में कम होगा। हाँ, लेकिन बेसिकली जब हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन चेंजिंग फ्रॉम अनएरोबिक टू एरोबिक, है ना। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, हालांकि एट द टाइम ए टू बी ये बात सही है कि सेक्शन ऑफ रेस में ए टू बी जो स्प्रिंट स्टार्ट है वो सही दिखा रहा है कि तेजी से हमारा बढ़ गया है ब्लड लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन। फिर B2C मेंटेनिंग स्पीड, अभी जब स्पीड मेंटेन करता है तो उसमें लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन भी फ्लैट रहता है, बढ़ता नहीं, यानी एक्सरसाइज के समय लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन इसके ब्लड में बढ़ रहा है। CD स्प्रिंट फिनिश, तो उस समय कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हाई होगा। और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक, ऊपर अनएरोबिक थी, यहाँ पे एरोबिक है। DE जस्ट आफ्टर स्प्रिंट फिनिशेस, जब खत्म हो गया तो फिर ये कंजम्पशन कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड भी लो हो जाएगी और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक ही रहेगा। हाँ, तो हमारे ग्राफ में हमें ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अब अपन देखें और इसके आगे, which of the following statement or statements is not true but about energy released during cellular respiration? It is used immediately to synthesis ADP, ये बात गलत है। हाँ, वो ATP से ADP बनता है एनर्जी रिलीज होने के लिए, वो बात तो सही है, लेकिन ये बेसिकली यूज्ड इमीडिएटली, एनर्जी इज नॉट यूज्ड टू इमीडिएटली टू सिंथेसाइज ADP. It is used to fuel all other activities in the cell. इसकी बात हो रही है,
energy released during cellular respiration. Of course, yes, it is used to fuel all other activities in the cell. ADP is the energy currency for most cellular processes. No, it is ATP. Or an ADP molecule is formed from ATP and inorganic phosphate. ये उल्टा है ना, ATP is made up of ADP and inorganic phosphate. तो इसका मतलब ये फोर्थ भी गलत है, थर्ड भी गलत है, और फर्स्ट भी गलत है, सेकंड ओनली। हमें एक ऑप्शन दिया भी हुआ है बी, सेकंड ओनली, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर देखो, स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन टेक्स प्लेस इन प्रोडक्ट क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, एनर्जी बनती है, सही बात है। लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, हाँ, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यीस्ट में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होता है ना। ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इथेनॉल बनेगा, यीस्ट है ना, यूनिसेलुलर फंगस है। लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल सेल में होगा, सही बात है, इथेनॉल बनेगा, ये बात गलत हो गई। ये चीज़ यहाँ और ये दोनों अदला बदली कर दो तो दोनों सही हो जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होकर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाँ, ये बात भी गलत है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, तो अब हम दूसरा फ्रेश केस देखेंगे। देखो क्या है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर fulfilled by photosynthesis। ठीक है, it is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from food we eat is stored in our body in the form of glycogen. प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन होता है। तो दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटलिस्ट, जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। अब देखो, हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन एनर्जी किस पर? ऑटोट्रॉफ्स पे। ए ऑटोट्रॉफ, बी प्रोड्यूसर, ए और बी दोनों एक ही बात है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। अब द पिक्चर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स हाउ ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म। सनलाइट आ रही है, ऑक्सीजन इज रिलीज, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, कार्बन, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हुआ, ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज बनने के दौरान ऑक्सीजन इज रिलीज, क्लोरोफिल है इधर। द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द गिवन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की बैलेंस रिएक्शन कौन सी दिख रही है? देख लें कि CO2 plus H2O, C6H12O6, CO2, A is the correct option। ठीक है, study the picture below that represents the mode of action of a biocatalyst। biocatalyst मतलब एंजाइम कैसे काम करता है कि समझो पॉलीमर है कोई, तो इसको चार जगह से, अलग अलग जगह से तोड़ के इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल।
Biocatalyst also termed as enzyme, hormone, enzyme, energy. We know it very well that this is enzyme. तो A या C में से ही कोई हो सकता है. Biocatalyst found in human saliva is amylase. तो A ही करेक्ट आंसर होगा, C नहीं होगा. हाँ, biocatalyst produced in human stomach, that is pepsin, that is absolutely correct, है ना. पेप्सिन यहाँ भी लिखा हुआ था. तो कहने का मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इसको हटा दें जिससे कि हम क्लीन बोर्ड पे काम कर पाए. Which of the following statement or statements is or are true? Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. अब कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो किसी भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स जो हैं उसके लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होगा. ठीक बात है. कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. ठीक है. क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. Absolutely correct. Autotrophs survival depends directly or indirectly on heterotrophs. ना, ये बात ठीक है. तो इसमें एक चीज जो कि थोड़ी कम ठीक लगेगी उसको चेक करें, क्योंकि 1 2 3 4 तो कोई ऑप्शन नहीं है. पहला ऑप्शन कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ये बात तो ठीक दिख रही है. देन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये है कि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ही काम में आते हैं, है ना. कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काम में तो आते हैं, लेकिन वो बनाता है अपने लिए और फिर स्टोर कर देता है. क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. नंबर 3 भी सही है. और नंबर 4 ऑटोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन हेटेरोट्रॉफ्स. तो यहाँ पर हमको जो ऑप्शन दिए हैं वो कह रहा है 1 and 2 ओनली. उससे ऑटोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन हेटेरोट्रॉफ्स. अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया आपका ना. कोई ऑप्शन 1 2 and 3 दिख रहा है क्या? यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये तो गलत है क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ये बात हेटेरोट्रॉफ्स के लिए तो कही जा सकती है, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स के लिए कही नहीं जा सकती. अब यहाँ पे हमें टेबल और दे रखा है. स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज द करेक्ट इंफॉर्मेशन. इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉफ्स एंड ह्यूमंस. ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स में होता है स्टार्च और इंटरनल एनर्जी सोर्स. नहीं, ये तो नहीं होगा. स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो कभी कभी क्वेश्चंस उसी कंसेप्ट से आते हैं जो हमने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसे समझने में टाइम लग जाता है. ग्राफ वगैरह देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी हेल्प करने के लिए ही हैं. आप ध्यान से क्वेश्चन देखो. बिलीव मी, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, चलो बाकी कल बात करते हैं. थैंक यू.